दैनिक विज्ञान परीक्षा की ये बुक है 2020। इसका 11वां एडिशन है। इसमें 1992 से लेकर जुलाई 2025 तक जो है परीक्षा के 22 प्रश्नों की व्याख्या बताई गई है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताए गए हैं। हम सबसे पहले हम ये देखते हैं इस बुक में ये जो परीक्षा जितनी भी परीक्षा हुई हैं इन सभी परीक्षाओं के क्वेश्चन इस बुक में जो है दे रखे हैं। सबसे पहले जो साइंस के क्वेश्चन हैं जो आते हैं उसमें ये विषय सूची दे रखी है। दैनिक विज्ञान का आधारभूत ज्ञान, मानव शरीर, मानव रोग, भोजन एवं स्वास्थ्य, पादप जंतुओं का आर्थिक महत्व, ऊतक, पादप शरीर क्रिया विज्ञान, पारिस्थितिकी तंत्र, आनुवंशिकी एवं प्रौद्योगिकी, अणु एवं परमाणु, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, कार्बन एवं उसके यौगिक, तत्व यौगिक एवं मिश्रण, अधातु धातु प्रमुख यौगिक, प्रकाश परावर्तन व इसके नियम, बल गति और कार्य, विद्युत ताप एवं ऊष्मा, अम्ल क्षार एवं लवण, ध्वनि एवं तरंग, जैव रासायनिक चक्रण, जैव अपशिष्ट प्रबंधन, सौर मंडल, उपग्रह एवं आंतरिक प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी एवं परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, नैनो प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ये जो है इंटरनेट ईमेल नेटवर्क के बारे में इसके अंदर क्वेश्चन जो है दे रखे हैं। तो हमारा आज का पहला जो है हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें पहला टॉपिक इसमें जो है दे रखा है दैनिक विज्ञान का आधारभूत ज्ञान। इसके अंदर अपन शाखाएं, वैज्ञानिक यंत्र, मात्रक, अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक दैनिक जीवन से संबंधित वैज्ञानिक तथ्य के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज का प्रश्न इसमें दे रखा है। पहला प्रश्न है हिप्पोक्रेट्स विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है था। ये हिप्पोक्रेट्स विज्ञान की चिकित्सा शाखा से संबंधित था। यहाँ पर नीचे बताया गया है कि चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वो हिप्पोक्रेट्स है, वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो थियोफिट्स है, आधुनिक रसायन विज्ञान का मॉडर्न जो केमिस्ट्री है उसका जो जनक है वो रॉबर्ट बॉयल है, रसायन विज्ञान का जनक है वो एंटोनी एवोजियर है, उत्परिवर्तनवाद का जनक है वो ह्यूगो डी वरीस है, वर्गीकी का जनक है कैरोलस लीनियस है, जीवाश्मिकी का जनक लियोनार्डो डॉक विंसी है, आनुवंशिकी का जनक जो है वो ग्रिगोर जेहन मेंडल है, और प्रतिरक्षा विज्ञान यानी कि इम्यूनिटी का जो जनक है वो एडवर्ड जेनर है, कवक विज्ञान फंगस जो साइंस है उसका विज्ञान माइकेली है, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है, समय मापक विज्ञान का जो है समय मापक विज्ञान को अपन क्या बोलकर चलते हैं, तो ये पूछा है समय मापक विज्ञान को अपन बोलकर चलते हैं हॉरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, टोमोग्राफी या हाइड्रोलॉजी। तो आंसर सही है हॉरोलॉजी। समय मापक विज्ञान को अपन हॉरोलॉजी बोलकर चलते हैं। हॉरोलॉजी ये समय मापने से संबंधित विज्ञान है। कॉस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास एवं विलोपन का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है। टोमोग्राफी का है मानव शरीर की आंतरिक संरचना का अवलोकन जो है करती है, और हाइड्रोलॉजी में इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है हाइड्रोलॉजी में। अब अगला प्रश्न है कि एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। किस उत्पादन से संबंधित है? शहद के, रेशम के, सेब के और लाख के। ये आपकी जो मधुमक्खी पालन है उससे संबंधित है, यानी कि शहद के। तो आंसर करेक्ट है 1 शहद के। हम अगर इसके आगे की तरफ बढ़े और थोड़ा सा व्याख्या समझें, ये एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एपीकल्चर बोलते हैं मधुमक्खी पालन को, सेरीकल्चर अपन बोलकर चलते हैं रेशम के उत्पादन को, पिसीकल्चर बोलते हैं अपन मछली के उत्पादन को, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं अपन फूलों के कृषि को, फ्लोरिकल्चर बोलकर चलते फूलों की कृषि को, ओलिविकल्चर बोलकर चलते हैं जैतून की कृषि को, विटिकल्चर बोलकर चलते हैं अंगूर की कृषि को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पिसीकल्चर किसका पालन और उत्पादन करता है। पिसीकल्चर में यहाँ पर बताया गया है, पहले यहाँ मछलियों का उत्पादन जो है इसमें किया जाता है, जो व्याख्या में ऊपर बताया गया है। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती को अपन कहकर चलते हैं विटिकल्चर। क्या कहते हैं? विटिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी का जो पालन होता है, मधुमक्खी पालन को अपन क्या कहकर चलते हैं? तो मधुमक्खी पालन को अपन कहकर चलते हैं, आप सभी को पता है, अपन एपीकल्चर कहकर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। नेक्स्ट है निम्न को मिलाइए। यहाँ पर अपन को मिलाना है कि निम्न को मिलाइए। एपीकल्चर के सामने लिखा है अंगूर की खेती, सिल्वीकल्चर के सामने लिखा है मधुमक्खी पालन, और विटिकल्चर के आगे लिखा है वन संवर्धन। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट है? तो इसमें आंसर करेक्ट है इसमें पहले वाला 2-3-1 वाला। 2-3-1 का मतलब है एपीकल्चर बोलते हैं अपन मधुमक्खी पालन को, और
सिल्वी कल्चर जो है अपन बोल कर चलते हैं वन संरक्षण को, और विटीकल्चर बोलकर चलते हैं अपन अंगूर की खेती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी किस विज्ञान से संबंधित है? तो पेडोलॉजी मिट्टी से संबंधित है। किससे संबंधित है? मिट्टी से। अब यहाँ पर बताए गए पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, पेरोलॉजी स्पंजों का अध्ययन, पोलेनोलॉजी जो है परागकणों का अध्ययन। अगला है नेक्स्ट, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन, फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन का जो स्टडी है वो उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रायोजेनेसिस, सेलेनोलॉजी, होरोलॉजी या ट्राइबोलॉजी। तो अपन बोलकर चलते हैं लुब्रिकेशन और फ्रिक्शन घर्षण एवं स्नेहक की स्टडी को अपन ट्राइबोलॉजी बोलकर चलते हैं, ट्राइबोलॉजी बोलते हैं। यहाँ लिखा है ट्राइबोलॉजी घर्षण एवं स्नेहक के अध्ययन को ट्राइबोलॉजी बोलते हैं। क्रायोजेनेसिस होता है निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों तथा अन्य परिघटनाओं का अध्ययन, क्रायोजेनिक्स कहलाता है। सेलेनोलॉजी कहलाता है इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है सेलेनोलॉजी में। होरोलॉजी क्या है? यह समय मापने से संबंधित विज्ञान है, समय मापने से संबंधित विज्ञान होता है होरोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के माध्यम से विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन करता है कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स, क्रायोजोनिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स या साइबरनेटिक्स। तो कहलाता है साइबरनेटिक्स। तो इसका आंसर करेक्ट है साइबरनेटिक्स 4। व्याख्या है मानव एवं यंत्र के अध्ययन स्वचालन एवं संचार का अध्ययन कहलाता है साइबरनेटिक्स। ऐसे ही हाइड्रोस्टैटिक्स कहलाता है शाखा के अंतर्गत द्रव स्थैतिक का अध्ययन किया जाता है। और हाइड्रोपोनिक्स के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है ये पूछा गया है। तो हाइड्रोपोनिक्स के अंदर यहाँ बताया गया है इसमें द्रव स्थैतिक का अध्ययन किया जाता है। तो आंसर 4 हाइड्रोपोनिक्स में इसमें अंतर्गत द्रव स्थैतिक अध्ययन होता है। तो आंसर नंबर मिट्टी के बिना पादप संवर्धन का जो है अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बागवानी का एक प्रकार जिसमें बिना मृदा के पौधे उगलते हैं, बिना मृदा के पौधे उगते हैं, टिलैंडियस, एग्लोनिमा, हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स। तो अपन क्या बोलकर चलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स बोलकर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को कहते हैं, किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को अपन कहकर चलते हैं एथनोलॉजी। क्या कहते हैं? एथनोलॉजी। एथनोलॉजी मनुष्य की जातियों का अध्ययन एथनोलॉजी कहलाता है, और जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, त्रिआयाम में लेजर किरण की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम, त्रिआयाम में लेजर किरण की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम क्या है? होलोग्राफी, जीरोग्राफी, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी। तो आंसर करेक्ट है होलोग्राफी, होलोग्राफी बोलकर चलते हैं। होलोग्राफी क्या है? होलोग्राफी तकनीक है जिसमें किसी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश को रिकॉर्ड कर बाद में पुनर्निर्मित किया जाता है। होलोग्राम देखने में त्रिआयामी छवि प्रतीत होती है, किंतु ये मूल रूप में द्विआयामी आकृति का ही होता है। अगला प्रश्न है, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन भौतिकी की फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में किया जाता है? फील्ड थ्योरी, पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स या परमाणुीय भौमिकी। तो यहाँ पर आंसर है क्वांटम, क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है उसके अंदर भौतिकी की अति सूक्ष्म कणों, भौतिकी की ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर व्याख्या दे रखी है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। परमाणु भौतिकी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटोन, मेसॉन, न्यूट्रॉन आदि सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान का, एथनोबॉटनी जो है वो वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? प्राचीन काल के पौधों का, पौधों का मानव के हित से संबंध, पौधों का धर्म से संबंध या जीवाश्म पादपों का। बताओ किसका अध्ययन किया जाता है? तो आंसर करेक्ट है पौधों का मानव के हित से संबंध। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, उससे पहले व्याख्या पढ़े। एथनोबॉटनी क्या होती है? आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सर माइकोलॉजी के अंदर फंगस का अध्ययन किया जाता है, कवक का अध्ययन किया जाता है, याद रहे।
यानी कि कवक का शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की शाखा को, शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की शाखा को अपन फाइकोलॉजी बोलकर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीर की संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आदमी को काटकर या मानव को काटकर विच्छेदन करके, डाइसेक्शन करके और अध्ययन किया जाता है, तो साइंस की उस शाखा को अपन क्या बोलकर चलते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। ह्यूमन में करते हैं तो ह्यूमन एनाटॉमी। ऑस्टियोलॉजी जो होती है, ऑस्टियोलॉजी बोन से संबंधित होती है, हड्डी से संबंधित होती है ऑस्टियोलॉजी। किससे? हड्डी से संबंधित होती है ऑस्टियोलॉजी। यही हम बात करें हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी ब्लड से संबंधित होती है। और हेप्टोलॉजी, हेप्टोलॉजी अपन हेपेटोलॉजी बोल कर सकते हैं इसको, हेपेटोलॉजी संबंधित होती है आपके लीवर से संबंधित होती है। किससे? लीवर से संबंधित होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इसमें यह बताया गया है हेमेटोलॉजी ब्लड, ऑस्टियोलॉजी आपका बोन हड्डी, और एनाटॉमी जो है डाइसेक्शन करके काटना शरीर को। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन कर इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसको बोलकर चलते हैं अपन बायोनिक्स। क्या बोलते हैं? बायोनिक्स। अब बायोनिक्स के बारे में बताया गया है, प्रकृति में पाए जाने वाली प्रणालियों एवं जैव वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन करके एवं इसका उपयोग करके इंजीनियरिंग तंत्रों की डिजाइन करना बायोनिकी या बायोनिक्स कहलाता है। जंतुओं के तंत्र का अध्ययन बायोनोमिक्स कहलाता है। अगला प्रश्न है, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन होता है? क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? क्रोनोलॉजी समय की अवधि का, दूरी का, जीवाश्म का, संवेग का। तो करेक्ट आंसर है समय की अवधि का। समय की अवधि का अध्ययन कहलाता है क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट, क्रोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फलों के अध्ययन को क्या कहकर चलते हैं? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर नहीं, होरोलॉजी नहीं, पोमोलॉजी नहीं, फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी जो है करेक्ट आंसर है, फ्रेनोलॉजी। फलों के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहकर चलते हैं। बिल्कुल सॉरी, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी जो है अपन फलों के अध्ययन को कहकर चलते हैं। नेक्स्ट है, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फल सब्जी तथा फूलों के व्यापारिक उत्पादन के लिए की जाने वाली कृषि को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी बहुत इजी है, ऑस्टियोलॉजी अस्थि के अध्ययन को, अस्थि के अध्ययन को, हड्डियों के अध्ययन को, ऑस्टियो शब्द बोन को, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन यानी कि हड्डी, तो अस्थि हड्डी के अध्ययन को अपन क्या बोलकर चलते हैं, जो है ऑस्टियोलॉजी बोलकर चलते हैं। कोष का संरचना को अपन साइटोलॉजी बोलकर चलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। आंख के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी बोलकर चलते हैं। ये लिख रहा ऑस्टियोलॉजी अर्थात अस्थि विज्ञान के तहत अस्थियों के बने कंकाल का अध्ययन किया जाता है। क्रायोजेनिक किससे संबंधित है? क्रायोजेनिक किससे संबंधित है? उच्च तापमान, निम्न तापमान, घर्षण और टूट-फूट, क्रिस्टलों की अवधि। इसमें आंसर होगा निम्न तापमान से संबंधित है, निम्न तापमान से संबंधित है। क्रायोजेनिक के बारे में बताया गया है, क्रायोजेनिक का तात्पर्य निम्न तापमान से है। अति निम्न तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस को क्रायोजेनिक तापमान कहते हैं तथा अति निम्न तापमान पर प्रणोदकों का उपयोग करने वाले इंजन को क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। इसमें प्रणोदक के रूप में द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन का उपयोग होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः अधिक ऊंचाई तक प्रक्षेपित अंतरिक्ष यानों तथा प्रक्षेपण यानों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किससे है? ओडोंटोलॉजी दांतों से, डेंटोलॉजी दांतों से है, दंत से है, दांतों से है। आंसर नंबर 3 जो है इसमें करेक्ट आंसर है। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की शाखा है जो दांतों, उनकी संरचना और विकास तथा उनकी बीमारियों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब विष, जहर। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किससे है? मतलब टॉक्सिक से, विष से है। वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी, बैक्टीरिया के अध्ययन को जो है बैक्टीरियोलॉजी बोलकर चलते हैं, और रोगों के अध्ययन को अपन पैथोलॉजी बोलकर चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, समझे, यहाँ पर लिखा हुआ है विष के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी, विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी, जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी, और रोगों के अध्ययन को अपन क्या कर चलते हैं? पैथोलॉजी बोलकर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहकर चलते हैं? पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहकर चलते हैं? तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहकर चलते हैं। यहाँ पर इन सब के बारे में बताया गया है। पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, तालाबों, पोखरों, झीलों आदि के जीवों का अध्ययन लिम्नोलॉजी, उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी, मोलस्का का अध्ययन मेलाकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को कहते हैं? परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को कहते हैं हेलमिंथोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, इक्विथोलॉजी,
या मेलोकोलॉजी? तो करेक्ट आंसर है हेलमिंथोलॉजी। यहाँ पर बताया गया है चपटे कृमियों का अध्ययन हेलमिंथोलॉजी, उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी, मछलियों और मछली पालन का अध्ययन इक्विथोलॉजी, इक्वि मतलब पानी से संबंधित है, मेलोकोलॉजी मोलस्क के अध्ययन को मेलोकोलॉजी कहकर चलते हैं। कीट विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? कीट विज्ञान का अध्ययन में कीटों का अध्ययन किया जाता है। कीट विज्ञान को अपन एंटोमोलॉजी बोलते हैं, जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? व्हाइट ड्वार्फ, खगोलशास्त्र, कृषि, जेनेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी। हम व्हाइट ड्वार्फ सीखेंगे अपन खगोल शास्त्र के अंदर। खगोल शास्त्र में सफेद बोना एक छोटे तारे को बोला जाता है जो अपकृष्ट इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ का बना हुआ होता है। अगला प्रश्न है ओडोमीटर का संबंध किससे है? ओडोमीटर का संबंध किससे है? तो इसमें आंसर अपन को बताना है। तो ओडोमीटर का संबंध है इसमें दूरी से। किससे है? दूरी से है। नेक्स्ट प्रश्न है, उससे पहले आप इसकी वो देखें व्याख्या। ओडोमीटर के वैज्ञानिक उपकरण है, पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के काम आता है ओडोमीटर। ठीक है, यानी कि आपके जो मीटर लगा होता है वो ओडोमीटर ही होता है। अगला जो बाइक में जो है गाड़ियों में, अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। मिलाना है जी। अब इसमें सूची को मिलाने के बाद करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इसमें से है तीसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का। इसका करेक्ट एरोमीटर जो होता है वो वायु, एरो एयर, वायु या गैस घनत्व या भार मापने के काम में आता है। ठीक है, अमीटर जो होता है वो विद्युत धारा का मापन करता है। अमीटर जो है वो विद्युत धारा का क्या करता है? मापन करता है। यही हम बात करें एनोमीटर की, तो एनोमीटर जो होता है वो पवन वेग का मापन करता है। और अल्टीमीटर जो होता है वो एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई का जो है मापन करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है पांच, ये जो तीसरा जो है करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ये बताया गया है एरोमीटर यंत्र का उपयोग वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने के काम में आता है। अल्टीमीटर का यंत्र का उपयोग विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र अमीटर होता है। वायु के बल, दिशा, गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र डायनामोमीटर है, उससे किया जाता है। अब बात अगला प्रश्न है स्पीड, हवा की चाल मापी जाती है। स्पीडोमीटर, एनीमोमीटर, डायनामोमीटर, एक्सेलेरोमीटर। तो आपको पहले बता दी गया है हवा की जो चाल है, वायु के जो बल है, चाल है, वो जो है किससे मापा जाता है? वो मापा जाता है आपके किससे? एनीमोमीटर से मापा जाता है। तो करेक्ट आंसर है इसमें दो। ये एईएन एग्जाम 16/12/2018 में होता है, उसमें आया था। अगला प्रश्न है अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है माइक्रोस्कोप। मतलब सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। ये रहा माइक्रोस्कोप को सूक्ष्मदर्शी बोलकर चलते हैं, यंत्र जिसकी सहायता से नग्न आंखों से ना दिखने योग्य वस्तुओं को भी देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? हिम नदी की चाल, जनसंख्या की वृद्धि, भूकंप तीव्रता, पृथ्वी के अंदर तापमान। तो आंसर है भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पर मापी जाती है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर भूकंप मापी से मापी जाती है और भूकंप मापी को अपन बोलकर चलते हैं सिस्मोग्राफ बोलकर चलते हैं। रिएक्टर या रिचर स्केल अपन भूकंप की तीव्रता को मापने का मात्रक 1935 में अमेरिकन भूगर्भ चार्ल्स फ्रांसिस रिचर द्वारा इसका आविष्कार किया गया। यह गणितीय मापिक है जिसकी तीव्रता 0 से 9 होती है और प्रत्येक बिंदु दूसरे बिंदु की तीव्रता का 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, प्राथमिक तरंगे या लंबात्मक तरंगे, अनुप्रस्थ कोण तरंगे और धरातलीय तरंगे। 3 तरह की तरंगे उत्पन्न होती है, एग्जामों में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो आंसर है सिस्मोग्राफ है, जो हमने पहले पढ़ लिया है। कौन सा पैमाना भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो आंसर है रिक्टर पैमाना। ठीक है, अगला है शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु? तो हृदय रोग, हार्ट के लिए जो है ईसीजी का उपयोग किया जाता है। हृदय रोग के जानने के लिए ईसीजी का उपयोग करते हैं। कार्डियो, इससे हृदय रोग से ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। ठीक है, तो उससे अपन हार्ट के बारे में जो है जानते हैं। ठीक है, हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए
किस के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो डॉक्टर का उपयोग करते हैं, वो होता है स्टेथोस्कोप। डॉक्टर गले में डालते हैं ना स्टेथोस्कोप, उसका उपयोग अब डॉक्टर हार्ट और आपका लंग्स, हृदय और फेफड़े की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर करता है। अगला प्रश्न है इसके बाद नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टरों के कानों तक पहुंचती है ध्वनि के बहुविवर्तन द्वारा, ध्वनि के बहुअपवर्तन द्वारा, ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा, ध्वनि के ध्रुवण द्वारा। तो यहाँ पर आंसर है ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा जो है डॉक्टर को पेशेंट की, मरीज की दिल की धड़कन की ध्वनि कानों तक पहुंचती है। अगला प्रश्न है कौन सा उपकरण हवा का दबाव नापने के काम में आता है? पायरोमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो आंसर करेक्ट होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर हवा का दबाव मापने के काम में आता है। ठीक है, अल्टीमीटर का उपयोग तो ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है, ये बताया हुआ है। बैरोमीटर हवा का दबाव मापने के लिए काम में जाता है, और हाइड्रोमीटर द्रव के अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए किया जाता है, और प्लेनीमीटर मानचित्र पर क्षेत्रफल का मापन के लिए काम में लिया जाता है, प्लानीमीटर, याद रखें। अगला है बैरोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? वही आंसर है वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। आंधी के आने से पूर्व बैरोमीटर में पारे का स्तर कितना रहता है, कैसा रहता है? सामान्य स्तर से नीचे जाएगा, सामान्य स्तर से ऊपर जाएगा, सामान्य स्तर से नीचे बदलता रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। तो आंसर करेक्ट है सामान्य स्तर से नीचे जाएगा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, मैनोमीटर किसका मापन किया जाता है? गैस का दाब, ध्वनि का वेग, द्रव का घनत्व और वायुमंडल की आर्द्रता। तो मैनोमीटर के द्वारा गैस का दाब का उपयोग जो है मापन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य की किरणों की तीव्रता, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण जो है उसको अपन क्या कहकर चलते हैं? तो उसको अपन कहकर चलते हैं एक्टियोमीटर कहकर चलते हैं। नेक्स्ट, उससे पहले हम जाने इसकी व्याख्या। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहते हैं। पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। इसकी खोज भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने की थी, जबकि बैरोमीटर वायु दाब को मापता है। अगला प्रश्न है फेदम मापने की इकाई क्या है? फेदम मापने की इकाई है जल की गहराई की, जल के घनत्व की, जल के आयतन की और जल के वहाव की। बताओ फेदम किसकी इकाई है? तो फेदम इकाई है जल की गहराई की। समुद्र की जो गहराई है सामान्यतः वो फेदोमीटर में अपन नापते हैं, और जो दूरी है वो अपन नाटिकल मील में नापते हैं। गहराई समुद्र की फेदोमीटर में और दूरी नाटिकल मील में मापी जाती है। अगला प्रश्न है पाइरेलियोमीटर का प्रयोग खाली जगह को मापने के लिए किया जाता है। तो याद रखें सौर विकिरणों को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है उपकरण मापित राशि को सुमेल कीजिए, मिलाइएगा साहब इनको यहाँ पर। तो इसमें करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 और 2, ये करेक्ट आंसर है। हाइग्रोमीटर जो होता है वो आपेक्षिक आर्द्रता को मापता है, हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व को मापता है, लेप्टोमीटर दूर का घनत्व मापता है, रेडियोमीटर विकिरण को मापता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्न में से किस यंत्र का द्वारा हवा में आर्द्रता का मापन किया जाता है? नमी का मापन हवा में किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर करेक्ट है हाइग्रोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है खाली जगह को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है हवा में आर्द्रता के स्तर को, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला जो यंत्र होता है वो होता है नेफोस्कोप। क्या होता है? नेफोस्कोप होता है, नेफोस्कोप। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने हेतु किया जाता है? तो बोलोमीटर का उपयोग जो है मापने के लिए किया जाता है तापमान को। ठीक है, अगला प्रश्न है नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में प्रयुक्त होता है? इलेक्ट्रॉनों को मापने के लिए एमीटर का उपयोग होता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये बताया गया है, अमीटर विद्युत धारा मापता है, एनीमोमीटर वायु का वेग, अल्टीमीटर ऊंचाई और ऑडियोमीटर श्रवण माप, ऑडियो यानी कि जो आवाज को सुनने की जो कैपेसिटी है उसको मापता है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई कब से लागू की गई थी? 1971 से लागू की गई थी। ठीक है, MKS पद्धति बोलकर चलते हैं। अब आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, संवेग का एसआई मात्रक है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, जो है संवेग का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट, एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक क्या है? ताप का मूल मात्रक एसआई पद्धति में है
केल्विन। क्या है? केल्विन है। नेक्स्ट है, हम आगे समझें। यहाँ पर मूल राशि और उनका मात्रक बताए गए हैं। लंबाई दूरी का मूल मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम, समय का मूल मात्रक सेकंड, तापमान का मूल मात्रक होता है केल्विन। नेक्स्ट बढ़े हम, त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? त्वरण को मापने के लिए मिली सेकंड स्क्वायर या जो है उसको प्रयोग किया जाता है। आंसर नंबर 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वेवलेंथ का ऐसा ही मात्रक होता है जो है मीटर होता है। नेक्स्ट है अगला, आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या है? आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए कोई इकाई नहीं होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए इकाई है डेसिबल। डेसिबल से अपन ध्वनि प्रदूषण मापते हैं। डेसिबल के बारे में आप सुन लें। डेसिबल यह ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है। सामान्य वार्तालाप की प्रबलता लगभग 60 डेसिबल होती है। असहनीय ध्वनि प्रबलता 120 डेसिबल होती है। तथा शोर की सह सीमा लगभग 85 डेसिबल होती है। एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। अगला है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी। दूरी होती है। यहाँ पर देखो, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष का दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक जूलियन वर्ष में तय की जाती है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर जो है होते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक एक पारसेक बराबर है जो है आंसर करेक्ट है इसमें 3.26 प्रकाश वर्ष। ओजोन की सांद्रता को मापने वाली इकाई है डॉप्सन या डॉप्सन। डॉप्सन डॉप्सन ओजोन की सांद्रता मापन करते हैं। कैलोरी ऊष्मा की मात्रा, हर्ट या आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज, जूल कार्य या ऊर्जा को का मात्रक है। एम एल की पावर 2 टी की पावर 2 किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र है? ये सूत्र है कार्य का। किसका है? कार्य का। नेक्स्ट है, भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है? भोजन की ऊर्जा को किस मात्रा में मापा जाता है? किलो कैलोरी में मापा जाता है, तो सबको पता है। अगला प्रश्न है, किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान है? कौन सी भौतिक राशियों का मात्रक जो है समान होता है? तो मात्रक समान होता है प्रतिबल एवं दाब का मात्रक समान होता है। घर्षण गुणांक की विमाएं हैं। आंसर नंबर 4 विमाहीन होती हैं। नेक्स्ट है, जब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक, जब दाब बढ़ाते हैं तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। नेक्स्ट है, विज्ञान की वह शाखा जो मानव जाति के सुधार से संबंधित है और मेंडल के नियमों पर आधारित है। विज्ञान की उस शाखा को अपन सूक्ष्म जैविकी या माइक्रोबायोलॉजी बोलकर चलते हैं। इनको मिलाना है जी यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है। अगला है नेक्स्ट, यहां पर ये व्याख्या बताई गई है। नेक्स्ट है, बेल किसकी इकाई है? बेल इकाई इनमें से किसी की नहीं है। ग्राम बेल आपने नाम सुना होगा ना। बेल ध्वनि की इकाई होती है। एक बेल में 10 डेसिबल होते हैं। 8.68 डेसिबल एक नेपर के बराबर होता है। नेपर भी ध्वनि की इकाई होती है। आप साउंड की जो यूनिट है वो ध्यान रखें, वो वेल होती है और क्या होती है? नेपर होती है। क्या होती है? नेपर होती है। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल दाब का मात्रक है। नेक्स्ट है अगला, किलोवाट घंटा एक यूनिट है किसका? ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई होती है? ये रेडियो एक्टिव से संबंधित है। क्यूरी इकाई होती है रेडियो एक्टिव धर्मिता से। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, थर्म किसका? थर्म का मतलब है हीट यानी कि ऊष्मा का जो है यूनिट है। केंद्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान CDRI कहाँ स्थित है? CDRI स्थित है लखनऊ में। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म स्थित है लुधियाना पंजाब, हिसार हरियाणा, सूरत गुजरात, सूरतगढ़ राजस्थान। तो आंसर 2 करेक्ट है, हिसार हरियाणा में उपस्थित है। नेक्स्ट है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान उपस्थित है मैसूर में। कहाँ है? मैसूर में। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था किसने? जे बार्डिन, W बार्टन, W शॉकले ने। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज, एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। याद रखें, पेनिसिलिन 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका जो है इसकी खोज करी थी। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है जिसका उपयोग बैक्टीरिया और फंगस द्वारा उत्पन्न रोगों के इलाज में किया जाता है। अगला है पेनिसिलिन का स्रोत है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो पेनिसिलिन का स्रोत है फंगस। फंगस है, आपको पता होना चाहिए पेनिसिलिन का क्या है, फंगस है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, प्रो एस सी माहेश्वरी अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। प्रो एस सी माहेश्वरी किस इनका किसमें योगदान है? इनका योगदान है पादप उदक संवर्धन क्षेत्र में। नेक्स्ट है जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? तो बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था एल बीरो ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है? तो आंसर है सलीम अली। सलीम अली की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी। सलीम अली की जो है उनको माना जाता है भारत के बर्डमैन के नाम से। 12 नवंबर 1896 में जन्मे डॉक्टर सलीम अली बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हीं के प्रयासों से बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना हुई। इनका मुख्य योगदान भरतपुर केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य व साइलेंट वैली राष्ट्र पार्क की स्थापना में रहा। 1990 में भारत सरकार द्वारा कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री को स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया नरेंद्र कपानी ने। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, एक्सरे की खोज किसने की थी? भी एक्सरे की खोज की थी रॉयंटन ने की थी। अगला प्रश्न है राडार का आविष्कार किसने किया था? जी राडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन वॉट ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित इनमें से क्या नहीं है? गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन ने दिया, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल ने जो है, टेलीस्कोप मार्कोनी ने। तो इसका जो है सुमेलित रूप कौन सा नहीं है इसमें? तो सुमेलित रूप है टेलीस्कोप मार्कोनी, इसका सुमेलित रूप नहीं है। टेलीस्कोप का के बारे में इतालवी वैज्ञानिक गैलीलियो लेजर टेलीस्कोप का जो आविष्कार है वो गैलीलियो ने जो है बताया था। ठीक है। नेक्स्ट है लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार किया था टीएच मेमन ने। टीएच मेमन ने किया था। नेक्स्ट है वायुयान का आविष्कार किसने किया था? वायुयान का आविष्कार तो आर्विले राइट एंड बिलीवर राइट ने वायुयान का जो है आविष्कार किया था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ने किया था। अगला है नेक्स्ट, इनमें से निम्न को अपन को सुमेलित करना है। बहुत जी ज्यादा टफ नहीं है, मेडिकल का क्वेश्चन है, आपको समझना है थोड़ा सा। ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी को बच्चों हम ईईजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईईजी शॉर्ट में। ठीक है, ये ब्रेन से संबंधित होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को अपन शॉर्ट में बोलते हैं ईसीजी। क्या बोलते हैं? ईसीजी। देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को बच्चा लोगों हम लोग बोलकर चलते हैं ईसीजी। क्या बोलते हैं? ईसीजी बोलकर चलते हैं। स्फिग्नोमेनोमीटर आपने देखा होगा, एक बीपी जब ना मापते हैं तो हाथ में आपके कफ बांधा जाता है और एक मरकरीज का भरा हुआ कुछ यूनिट वाइज एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको अपन बोलकर चलते हैं, जिससे बीपी मापते हैं, उसको बोलते हैं स्फिग्नोमीटर। डॉक्टर अपने गले में डालता है और कान से आवाज सुनता है, हार्ट चेस्ट पर लगाकर उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्टेथोस्कोप। तो इसमें सुमेल कर लो आप। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी मस्तिष्क से संबंधित है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय से संबंधित है, स्फिग्नोमेनोमीटर बीपी मापने के काम में आता है और स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन मापने के काम में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा यहाँ 2, 1 और 4 और 3, ये जो है करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा 2, 1, 4, 3। तो आंसर 2 यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन शास्त्री लुई पास्चर किस मूल के थे? रसायन शास्त्री लुई पास्चर किस मूल के थे? तो आंसर इसमें करेक्ट है फ्रांसीसी जो है मूल के थे। कौन से मूल के थे? फ्रांसीसी मूल के थे। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो सबसे अधिक संभावना होगी जो है हमारे वर्ष की जो अवधि है वो कम हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर है 3। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण है, जो वाटर है ना उसके सरफेस टेंशन का कारण क्या है?
क्या कारण है? देखो, अणुओं के मध्य आसंजक बल लगता है, अणुओं के मध्य ससंजक बल लगता है, अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, अणुओं के मध्य विद्युत बल लगता है। तो आंसर करेक्ट है, अणुओं के मध्य ससंजक बल जो है लगता है। इसके कारण पानी जो होता है उसमें क्या होता है, सरफेस टेंशन जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, ये एग्जाम आरएस प्री जो है 1997 में आया था। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है, आप सबने पढ़ा होगा, उसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। क्या होता है? पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। क्योंकि पानी के अणु एक दूसरे को आपस में खींचते हैं और इसी वजह से पानी की बूंद बनती है। ऐसे ही जब पानी के जो अणु हैं वो शेविंग ब्रश के जो बाल हैं उन पर लगे रहेगा, तो वो अणु आपस में एक दूसरे को खींचेंगे, इसलिए जो शेविंग ब्रश के जो बाल हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। तो आंसर करेक्ट है पहला। नेक्स्ट है, जल युक्त ग्लास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? पानी का स्तर वहीं की वहीं रहेगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों? जब हवा तेज चलती है तो ओस नहीं होती उस दिन, क्या चक्कर है बताएं आप? तो इसका जो है बाष्पीकरण की जो दर होती है वो तेज हो जाती है, मतलब जो ओस है ना, ओस वो वाष्प बनकर उड़ जाती है, बाष्पीकरण हो जाता है उसका, इसलिए वो जो है ओस जो है नहीं बनती है उस दिन। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, एक केस नली में, उसका कारण है तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है, तरल का जो पृष्ठ तनाव है वो जल की अपेक्षा ज्यादा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, नेक्स्ट है, भारीहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, तो गोलाकार गोलाकार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो ऑप्शन है पहला, दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा। ऑप्शन दूसरा है, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा। समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा। दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे। तो आंसर करेक्ट है, छोटा बुलबुला और जो बड़ा बुलबुला है वो और बड़े हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट, पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं? बड़ा इजी क्वेश्चन है, आरएस प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया था। सारे वर्णों का प्रतिबिंब करना, हरे वर्ण का प्रतिबिंब एवं बचे वर्णों का अवशोषण, पत्तों पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं है और केवल हरे पर्ण का अवशोषण। तो पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है? तो आंसर करेक्ट है, हरे वर्ण का प्रतिबिंब एवं बचे वर्णों का अवशोषण, इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आपने केस का तो पढ़ा होगा ना, आपने केस का नली जो पढ़ा होगा, तो ये केस का प्रक्रिया पर जो है काम करता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? पानी का क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है, क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है, क्वथनांक व जमाव बिंदु दोनों घटते हैं, क्वथनांक व जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। इसको अपन एक एग्जांपल से समझेंगे। जो बड़े बड़े जो आइस फैक्ट्रीज जो होती हैं या कुल्फी बेचने वाला होता है, वो जो बर्फ जो होती है उसको पिघलने से बचाने के लिए वो क्या करता है? नमक का उपयोग करता है। नमक का क्या करता है? प्रयोग करता है। इससे क्या होता है, जो अ, पानी है उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु क्या हो जाता है? घट जाता है। तो आसानी से जो है नमक के होने की वजह से जो बर्फ है वो गलती नहीं है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, अगला प्रश्न है नेक्स्ट, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज को सुनता है तो उससे दो बार आवाजें सुनाई देती हैं। इसका कारण है क्या है? ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है, ध्वनि का वेग वायु में इस्पात की अपेक्षा अधिक है, ध्वनि की तरंगें रेल पटरियों के बीच परावर्तित होती हैं, उसके कान ध्वनि स्रोत से विभिन्न दूरियों पर है। आंसर, ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा ज्यादा होता है। इसलिए जब ट्रेन चलती है ना, जब ट्रेन चलती है तो हमें कई किलोमीटर दूर तक हमें आवाज ट्रेन की पटरी पर कान लगाने पर सुनाई देती है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, भीतर की ओर झुकता है? बिल्कुल नहीं झुकता। तो आंसर है भीतर की ओर झुकता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट,
क्योंकि इसमें अभिकेंद्र जो बल है ना उसका लॉजिक है। अगला प्रश्न है, दही को भिगोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो सर इसमें उपयोग किया जाता है अपकेंद्र सिद्धांत का। कौन से सिद्धांत का? अपकेंद्र सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर रहते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है किसमें किया? ये अपकेंद्रण, अपकेंद्रण में किया जाता है। जैसे जो मक्खन निकालते हैं ना तो उसमें अपन मक्खन निकालने वाली जो मशीन चलाते हैं तो घी उसमें ऊपर की तरफ आ जाता है, तो हल्के कण ऊपर आ जाते हैं और सघन कण क्या चले जाते हैं? नीचे चले जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा ऋतु में लकड़ी के दरवाजों के फूलने का क्या कारण है? लकड़ी के फूलने का कारण है अंतः शोषण, यानी कि इंटरनल एब्जॉर्प्शन। लकड़ी क्या करती है? पानी को इंटरनली एब्जॉर्ब कर लेती है और उसकी वजह से फूल जाती है, इसलिए बारिश के दिनों में लकड़ी के दरवाजे फूल जाते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, वायुमंडल में तब बादलों के तैरने का कारण है उनका कम ताप होना, घनत्व होना, वेग होना, दाब होना। कम घनत्व होना, कम घनत्व होते हैं तो इसलिए बादल आसानी से वायुमंडल में तैर जाते हैं। जिस दुनिया में जिस भी चीज का घनत्व कम होगा वो आसानी से तैर पाएगा। वाहनों के टायरों की बाह्य सतह नालीदार बनाई जाती है, क्यों? किस लिए बनाई जाती है? घर्षण बढ़ाने हेतु, घर्षण घटाने हेतु, टायरों को आकर्षक बनाने हेतु? नहीं। टायरों की ताकत बढ़ाने हेतु? नहीं। घर्षण बढ़ाने हेतु। मतलब आपने टायर देखा होगा ना, टायर पर आपने जो नालियां देखी होंगी, वो नालियां घिस जाती है तो अपन ये मानकर चलते हैं कि टायर घिस गया है, ऐसा मानते हैं ना। और टायर और ऐसे कहते गाड़ी स्पीड में नहीं चल पा रही है क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो फ्रिक्शन बहुत जरूरी है। अब फ्रिक्शन अगर होगा तो आप आगे बढ़ पाएंगे, अगर उसमें नालियां नहीं होंगी तो वहीं स्लिप होता रहेगा और गाड़ी की स्पीड भी कम हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है नेक्स्ट, खाली जगह के द्वारा बादल बनते हैं। किसके द्वारा बादल बनते हैं? तो बादल बनते हैं जी द्रवण के द्वारा बादल बनते हैं। नेक्स्ट, ये जो इनकम टैक्स में असिस्टेंट जो लगा था उसमें 2018 में एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन आया था। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो क्या होगा? कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर के ताप से ठंडा हो जाएगा, कमरे का ताप अपवर्तित रहेगा, कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर से भी ज्यादा ठंडा हो जाएगा, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। भैया कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, क्योंकि फ्रिज में तापमान मापने वाले सेंसर होते हैं। जब हम फ्रिज का दरवाजा खुला रखते हैं तब वे सेंसर तापमान को मापते हैं, तो ये बहुत अधिक होगा क्योंकि अब कमरा भी फ्रिज का हिस्सा बन गया। अब कंप्रेसर को बताएगा कि अंदर गर्मी बहुत अधिक है, शीतलक को अधिक तेजी से चला जाएगा। इस चक्र में कंप्रेसर अधिक शक्ति लेगा और शीतलक और कंप्रेसर दोनों कमरे में पहले की तुलना में अधिक गर्मी एकत्र करेंगे, इसलिए गर्मी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह से ऊपर रहता है? तो आंसर है 1/10 भाग। नेक्स्ट है, ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है? तो विकिरण के द्वारा पहुंचती है। अगला प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? आगे की थकान के कारण? नहीं, गलत है। वेग अधिक करने के लिए? गलत है। स्थायित्व बढ़ाने के लिए या स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए जो है पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुकता है। तो आंसर 3 करेक्ट है। वैसे इसमें धार्मिक मान्यता के कारण ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है नेक्स्ट, मिट्टी के घड़े के ठंडे होने का कारण क्या है? बता दीजिएगा। मिट्टी के घड़े के ठंडे होने का कारण है बाष्पन, क्योंकि मिट्टी का जो घड़ा होता है उसकी जो दीवारें हैं उनमें छोटे छोटे जो है सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, उनसे ड्रॉप वाइज पानी बाहर निकलता रहता है। वो पानी ताप से गर्म होकर वाष्प बन जाता है और वाष्प बन जाता है तो वो जो पानी वाष्प बना है वो अपने साथ में हीट को लेकर उड़ जाता है, इससे मटका ठंडा हो जाता है और पानी भी मटके के अंदर भी कैसा रहता है? ठंडा रहता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, रक्त हिम घटना होती है। रक्त हिम घटना बर्फ में मृत जीवों के रक्त के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण, एक शैवाल के कारण, मृदा में लौह तत्व के कारण। शैवाल के कारण होती है, फंगस के कारण होती है। अगला कारण शैवाल के कारण होती है। विसरण धारा क्या है? सामान्य विद्युत धारा, आवेश की ऋण से धनात्मक दिशा की ओर गति, आवेश की उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर गति, आवेश की किसी भी दिशा में गति। तो आंसर है आवेश की उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर गति। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, सफेद कपड़े पसीना ज्यादा सोखते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। सफेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि वो ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में भोजन जो है जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक घट जाता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, यह ऊष्मा का जल्दी अवशोषण करता है,
ऊष्मा अधिक समय तक के लिए सुरक्षित रखी जाती है। तो आंसर करेक्ट है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, साबुन के बुलबुले पर श्वेत रक्त प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है व्यतिकरण। क्या है? व्यतिकरण है। अगला प्रश्न है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ अंदर अनुप्रस्थ दोनों लहरें पैदा नहीं होती हैं। तो वहां जो लहर जो पैदा होती है वो होती है अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों होती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, तेल पानी में क्यों नहीं घुलता? तेल पानी में क्यों नहीं घुलता है? तो तेल के अणु पानी से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तेल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो पानी से बड़े होते हैं, इसलिए वो जो है नहीं घुलता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, मरुस्थल में मृग तृष्णा में निर्माण का कारण है, मृग तृष्णा का कारण ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता है। ये करेक्ट आंसर है। वीडियो मेंस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है अगला, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, भाप हल्की होती है। अरे आंसर करेक्ट है पहला, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, उसमें इसमें छुपी हुई ऊष्मा होती है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, जब उबलता हुआ जल हमारे शरीर पर, अगला प्रश्न है नेक्स्ट, तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं, क्योंकि मतलब जब आंधी आती है तो फूस की या टीन की जो छतें होती हैं वो उड़ जाती हैं। उसका कारण है छतों का आकार जटिल होता है, या छतें कसकर बंधी नहीं होती, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु जो है छत के नीचे वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, फूस की छतें तेज वायु से स्वतः उड़ जाती है। तो आंसर करेक्ट है तीसरा वाला। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, ये बर्नौली का सिद्धांत पर काम करता है। अगला है, हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं क्योंकि, ये प्रश्न पहले भी आया है, क्योंकि सूती कपड़े रंग में हल्के सुंदर फैंसी होते हैं। कपास पसीने का एक अच्छा अवशोषक है, कपास पसीने को वाष्प में परिवर्तित कर देता है, कपास पसीने को आसान वाष्पीकरण के लिए वातावरण में उजागर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, 2 और 4 बिल्कुल सही है। कपास पसीने का एक अच्छा अवशोषक है, ये कपास पसीने को स्वेट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है और कपास पसीने को आसानी से वाष्पीकरण के लिए वातावरण में भेज देता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि ये चिपक जाते हैं, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अदिश राशि का उदाहरण है? अदिश राशि का उदाहरण है विद्युत धारा। विद्युत धारा की जो है दिशा नहीं होती है। नेक्स्ट, सदिश राशि पहचानिए, इसमें सदिश राशि है संवेग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो प्रतिरोध, प्रतिरोध सदिश राशि नहीं है। प्राचीन काल में चिकित्सा शाखा से संबंधित अष्टांग हृदय की रचना निम्नलिखित में से किस विद्वान ने की? अष्टांग हृदय की रचना निम्नलिखित में से किस जो है विद्वान ने की? तो बाघभट्ट ने करी थी जी। नेक्स्ट है अगला, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक की पुस्तक है? प्रिंसिपिया इसैक न्यूटन की है। किसकी है? इसैक न्यूटन की। पाई के मान का परिकलन करने वाला प्राचीन भारतीय विद्वान कौन था? पाई के बारे में आर्यभट्ट जो है बौधायन ने बताया था पाई के बारे में। ठीक है, पाई के मान का परिकलन सर्वप्रथम बौधायन ने किया था, पाई का मान आर्यभट्ट ने अवगत कराया था और पाई का मान 3.1416 होता है पाई का मान। नेक्स्ट है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर, सर्दियों की रातों में ज्यादा ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, ज्यादा ठंड पड़ने पर फट जाती है, क्यों? जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, उसकी कठोरता पाइप को तोड़ देती है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ देता है, जमने के बाद पानी के पाइप का धातु गल जाता है। तो आंसर करेक्ट है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? कौन से वैज्ञानिक ने किया था? बाइफोकल बेंजामिन फ्रैंकल ने किया था। अगला प्रश्न है, समुद्र विज्ञान के जनक कौन है? तो मैथ्यू मोरे, मैथ्यू मोरे समुद्र विज्ञान के जनक हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है,
स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो इसका तापमान बढ़ जाएगा, इसका दबाव बढ़ जाएगा, तापमान और आयतन दोनों में वृद्धि होगी, ना तो दबाव और ना ही तापमान में वृद्धि होगी। तो आंसर करेक्ट है, तापमान और आयतन दोनों में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र बताओ। तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है M1L0T-2 जो है इसका विमीय सूत्र होता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है वायुयान के इंजन की प्रति मिनट परिक्रमण की संख्या मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर उपयोग किया जाता है टैकोमीटर का। किसका? टैकोमीटर का। पुनेट वर्ग से अध्ययन करते हैं, जो आंसर है अनुवांशिकी का। नेक्स्ट है अगला, द्रव का आयतन का मात्रक है, द्रव के आयतन का मात्रक होता है लीटर। क्या होता है? लीटर होता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। कब? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है लोहे की कील को लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक और पारा पानी से भारी। तो आंसर करेक्ट है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, इसलिए लोहे की कील पारे पर तैर जाती है। अगला प्रश्न नेक्स्ट, कुछ धातुएं जल में डूब जाती हैं, क्यों डूब जाती हैं सर? इसलिए डूब जाती हैं उनका घनत्व जल से अधिक होता है। जिस चीज का जल से घनत्व अधिक होगा वो चीजें पानी में डूब जाएंगी, जिनका घनत्व जल से ज्यादा नहीं होगा वो पानी के ऊपर तैरती रहेंगी। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं जल के ऊपर तैरती हैं? अरे बताया तो है भी। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा इनमें से कौन कौन सी तैरेंगी। हवा से भरा हुआ गुब्बारा तैरेगा क्या? सोडियम तैरेगा क्या? पोटेशियम तैरेगा क्या? सोने की अंगूठी तैरेगी क्या? स्टील का चम्मच तैरेगा? तो बताओ उनमें से कौन सा तैरेगा? तो जहां यहाँ पर जो तैरेगा, हवा से भरा हुआ गुब्बारा पानी पर तैरेगा। इसके अलावा जो है सोडियम पानी पर तैर सकता है, सोडियम पानी पर तैर सकता है, और इसके अलावा पोटेशियम पानी पर तैर सकता है। सोने का घनत्व पानी से ज्यादा होता है तो जो सोना है वो पानी में डूब जाएगा। स्टील का जो घनत्व है वो पानी से ज्यादा होता है, इसलिए स्टील की चम्मच भी पानी में डूब जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? वही घनत्व वाला सिस्टम है। बर्फ में वायु भरी होती है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, पानी बर्फ से ज्यादा गहरा होता है, बर्फ का घनत्व पानी से ज्यादा होता है। आंसर नंबर 2 करेक्ट है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। लाइन याद रखें, जिसका घनत्व पानी से कम होगा वो चीज पानी में जो है जिसका पानी से घनत्व कम होगा वो जो है पानी पर तैरेगी। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, कौन पानी में डूब जाएगा? केरोसिन, स्टेनलेस स्टील की गेंद, बंद ढक्कन वाली प्लास्टिक की खाली बोतल, एक लकड़ी की लाठी। तो आंसर है इसमें स्टेनलेस स्टील की जो गेंद है ना वो आसानी से पानी में डूब जाएगी, क्योंकि उसका जो घनत्व है वो पानी से क्या होता है? ज्यादा होता है स्टील का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से दाब की इकाई क्या होती है? दाब की इकाई होती है आपको बार भी होती है, पास्कल भी होती है, टॉर भी होती है और एटीएम भी होती है, एटम भी होती है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रेडियोधर्मिता की इकाई नहीं है? तो रेडियोधर्मिता की इकाई टेस्ला नहीं है। रदरफोर्ड, बैक्सवेल और क्यूरी जो है रेडियोधर्मिता की इकाई है। अगला प्रश्न है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज किसने की थी? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज बॉर्नर, आर्बर स्मिथ और नथन ने की थी। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए, गहरे रंग के कपड़ों को पहनने, अच्छा इसमें मिलान करना है। गहरे रंग के कपड़ों को पहनने को वरीयता देने का समय है मेरे जो है कब है? समुद्र समीर के बहने का समय, हल्के रंग के कपड़ों को पहनने को वरीयता देने का समय, थल समीर के बहने का समय। तो आंसर है इसमें तीसरे नंबर का आंसर इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, भौतिक राशि के इसमें मात्रक दे रखे हैं, राशि दे रखी है और उनके मात्रक दे रखे हैं। राशि को मात्रक से अपन को मैच करना है। लेंस की जो क्षमता है वो किस में मापते हैं? तो लेंस की जो क्षमता है वो डायोप्टर में मापते हैं। किस में मापते हैं? डायोप्टर में। यही हम बात करें, जो तार जो होता है, तार का जो प्रतिरोध जो होता है वो किस में मापते हैं? तो तार का प्रतिरोध वोल्ट एम्पियर में मापते हैं। नेक्स्ट बात आती है विद्युत शक्ति को अपन किस में मापते हैं? तो विद्युत शक्ति को अपन मापते हैं जो है वोल्ट एम्पियर में मापते हैं। विद्युत ऊर्जा को अपन किस में मापते हैं? विद्युत ऊर्जा को मापते हैं किलोवाट घंटा में। इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर हुआ 3412 आपको ऑप्शन 4 में दिखाया गया है, तो यहाँ पर 4 वाला आंसर करेक्ट है। अगला है नेक्स्ट प्रश्न, सुमेलित कीजिए, फिर से ये मिलवा रहा है, गतिमान, चाल, वेग और त्वरण, इनको मिलाना है आगे की तरफ।
तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ देखने को मिलेगा अपन को, आंसर नंबर 3 करेक्ट है, 3412, 3412, 1 और 2। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, अगला प्रश्न है फिर से इसमें भौतिक राशि दे रखी है, मात्रा दे रखी है और मापने की इकाई दे रखी है। तो इसमें करेक्ट आंसर अपन को बताना है। तो करेक्ट आंसर है विद्युत धारा जो होती है ना, उसका मापने की इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा को मापने की जो इकाई होती है, वो मापने की इकाई होती है कूलाम प्रति सेकंड होती है। क्या होती है? कूलाम प्रति सेकंड होती है। यही हम बात करें प्रतिरोधकता की, तो प्रतिरोधकता की जो इकाई है, मापन इकाई है, वो वोल्ट एम्पियर होती है। शक्ति की जो मापन इकाई है वो होती है जो है वोल्ट एम्पियर। ऐसे ही आवेश की जो इकाई होती है वो होती है आवेश की एम्पियर पर सेकंड। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, भारत में किसे नाभिकीय विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? नाभिकीय विज्ञान के जनक के रूप में किसको माना जाता है? तो यहाँ पर आंसर करेक्ट है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। किस रसायन शास्त्री का दर्शन शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो प्रसिद्ध हुआ नागार्जुन का, प्रसिद्ध हुआ था बाबा नागार्जुन। इस बाबा नागार्जुन की अच्छी अच्छी कविताएं भी चलती हैं, ऐसा आपने सुना होगा। तो ये हमारा हुआ, ये हमने पढ़ा दिशा को, और दिशा में ये हमने हमारा टॉपिक था जो दैनिक जीवन विज्ञान जो दिशा है 2020, उसको हमने पढ़ा। इसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा है, जिस पहले टॉपिक में आपने जाना है, ये पहला टॉपिक है हमारा दैनिक जीवन का आधारभूत ज्ञान, जिसमें हमने शाखाएं पढ़ी, वैज्ञानिक यंत्र पढ़े, मात्रक पढ़े, अनुसंधान पढ़े, संस्थान पढ़े और दैनिक जीवन से संबंधित वैज्ञानिक तत्व पढ़े। ये हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अगली वीडियो में हम मानव शरीर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।